स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 8वीं में अध्याय 3 है हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस अध्याय के पाठ्य पुस्तक से जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। हमें यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है और 4 वाक्य हमें दिए हुए हैं। पहला क्या है, रेयत। तो दोस्तों रेयत को मिलेगा किसान से। रेयत जो है, रेयत बोला जाता था किसानों को। महाल, महाल जो है, महाल ग्राम समूह को कहा जाता था, तो ये एक वाले से मिल जाएगा ग्राम समूह। उसके बाद निज, तो निज जो है ये आखिरी में आ जाएगा। बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती करना। जो भी बागान मालिक थे वो अपनी ज़मीन पर खेती करते थे उसको निज कहा जाता था। और रैयती जो कहते थे, रैयतों की जो ज़मीन पर खेती करने की जो तकनीक होती थी उसको हम रैयती बोलते हैं। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। यहाँ पर आगे रिक्त स्थान दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान को भरिए। पहला रिक्त स्थान है, यूरोप में वुड उत्पादकों को से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो पहले रिक्त स्थान में आपके आएगा दोस्तों नील, है ना। पहले का उत्तर रहेगा नील। यूरोप में जो वुड उत्पादक थे उनको नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई दे रहा था। दूसरा है, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग के कारण बढ़ने लगी। तो 18वीं सदी के आखिरी में ब्रिटेन में नील की मांग क्यों बढ़ने लग गई थी? वो हुई थी औद्योगिकीकरण के कारण। तो आपके दूसरे में आ जाएगा औद्योगिकरण। तीसरा है कि खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो कृत्रिम रंग, इसमें आ जाएगा आपके ग वाले में कृत्रिम रंग। कृत्रिम रंग की खोज से नील की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मांग थी उसके ऊपर बुरा असर पड़ा और वो मांग कम हो गई। आखिरी वाला रिक्त स्थान है आपकी किताब में, चंपारण आंदोलन के खिलाफ था। तो चंपारण आंदोलन जो था ये नील बागान मालिकों के खिलाफ किया गया था। तो इसमें आपके आ जाएगा नील बागान मालिकों। अब दोस्तों रिक्त स्थान के बाद हम आते हैं प्रश्न उत्तर में। आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 हमें दिया हुआ है, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। हमें स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताना है। स्थायी बंदोबस्त क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था? देखिए आपके एक शब्द में उत्तर दीजिए में भी यह प्रश्न आ सकता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अब इसके जो मुख्य पहलू है वो है, पहला हो जाएगा हमारा, राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। जो भी राजा थे और तालुकदार थे उनको जमींदार के रूप में सरकार ने मान्यता दी। जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम दिया गया। अब जिनको जमींदारों की मान्यता दी थी उन जमींदारों को क्या काम दिया कि वो किसानों से राजस्व इकट्ठा करके कंपनी के पास जमा कराएं। यह काम उन जमींदारों को कंपनी ने दिया। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे, जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। अब जितना भी कर उनसे लिया जाता था महीने में या साल भर में, वो राशि उन्होंने निश्चित कर दी कि आपको स्थायी रूप से इतने ही पैसे हमें देना है। चौथा है, किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। वे अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह काम करने लग गए। किसान जो थे उनका जो भूमि पर अधिकार था वो अधिकार स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से छीन लिया गया। अब जो किसान थे वो सिर्फ जमींदारों के ऊपर निर्भर थे, वो अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह काम करते थे और जो भी काम करते थे उसका पैसा जमींदार लोग लेकर कंपनी को देते थे, है ना। तो ये आप प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा स्थायी बंदोबस्त के बारे में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारे पास है, महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो दोस्तों हमें इनके बीच अंतर बताना है। आपका अगर प्रश्न यूँ भी आ जाए कि महलवारी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त के बीच अंतर बताइए तो भी आपको यही उत्तर लिखना है। तो देखिए महलवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त में जो भिन्नता है, जो अलग अलग चीज़ थी वो हमें यहाँ पर देखना है। तो पहले हम देखें महलवाड़ी व्यवस्था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम के लिए होल्ट मैकेजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था 1822 में तैयार की गई, उसको हम बोलते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। अगर आपके पास प्रश्न यूँ आ जाए कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की, तो इसका उत्तर होगा होल्ट मैकेजी नामक अंग्रेज ने 1822 में। अब इस व्यवस्था के अनुसार गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या गांव समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। गांव के एक एक खेत का अनुमानित राजस्व उन्होंने जोड़ा और हर गांव का और ग्राम समूह बोलते महल, इसलिए इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया।
है ना। तो जितने भी ग्राम समूह थे उससे जो वसूल होने वाला राजस्व था उसका उन लोगों ने पहले हिसाब लगाया। इस राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया, स्थायी रूप से नहीं कहा गया कि आपको सिर्फ इतना ही राजस्व देना है, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन का प्रावधान भी किया गया। समय समय पर उसमें यह प्रावधान भी किया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उस करों में कमी भी कर सकते हैं और उन करों को बढ़ा भी सकते हैं। तीसरा हो जाएगा हमारा राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का जो काम था वो जमींदार के स्थान पर गांव के मुखिया को दे दिया। स्थायी बंदोबस्त में ये काम किसके पास था? जमींदारों के पास था। वो किसानों से उस भूमि का राजस्व लेकर कंपनी को देते थे। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में वो अधिकार गांव का जो मुखिया होता था, जैसे आज हमारे गांव का मुखिया होता है ना, सरपंच, ऐसे गांव का एक मुखिया बना दिया गया और वो मुखिया कंपनी को वो जो राजस्व होता था वो जमा करवाता था। तो ये तो थी हमारी महलवाड़ी व्यवस्था। अब हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों जो अभी हमने उत्तर ऊपर लिखा था, स्थायी बंदोबस्त के विभिन्न पहलुओं का वर्णन कीजिए, आप चाहे तो वो भी उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन हमें अंतर बताना, तो देखिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये तो हमें पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में यह व्यवस्था लागू की थी, है ना। राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ये भी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा हमें कि जो भी राजा थे और तालुकदार थे उनको जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। और खेत के हिसाब से राजस्व निश्चित नहीं किया गया था। खेत के हिसाब से राजस्व नहीं था इसमें, उसमें यह था कि एक गांव है और उस गांव से हमें इतना राजस्व आना चाहिए और ये काम जमींदारों को दिया गया था। जमींदार उन किसानों से अपनी इच्छा अनुसार राजस्व ले लेते थे और जो कंपनी निश्चित कर रखा था वो राजस्व सिर्फ कंपनी को देती थी। इसकी वजह से कंपनी को घाटा भी हुआ था। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। इस राशि में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था में संशोधन का प्रावधान था कि अगर ऐसा कुछ होता है, अकाल वगैरह होता है या सूखा पड़ जाता है, तो हम करों को कम भी कर सकते हैं और अगर फसल में वृद्धि होगी तो हम करों में वृद्धि भी कर देंगे। लेकिन स्थायी बंदोबस्त में ऐसा कुछ भी नहीं था, संशोधन का कोई प्रावधान नहीं था और एक स्थायी रूप से राशि बता दी गई थी कि हमें इतना पैसा लेना है तो लेना है। तीसरा है राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा करने का जो काम था वो जमींदार को दिया गया और महलवाड़ी व्यवस्था में ये काम गांव का जो मुखिया था उसके पास था। तो दोस्तों ये हो गई आपकी महलवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। आशा करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां जो है हमारा, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। आईएमपी प्रश्न है दोस्तों ये आपकी परीक्षा के लिए। राजस्व निर्धारण करने के लिए एक मुनरो ने व्यवस्था बनाई थी। उस व्यवस्था के कारण जो समस्या पैदा हुई वो हमें यहाँ पर बताना है। तो मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई समस्याएं, पहला हो जाएगा जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। अब जो जमीन से होने वाली आय थी उसको बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारी जो थे उन्होंने क्या किया, जमीन का जो राजस्व था वो बहुत ज़्यादा तय कर दिया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे तथा गांव छोड़कर भाग रहे थे। अब जब राजस्व ज़्यादा हो गया तो किसान लोगों वो चुका नहीं पाए। अब चुका नहीं पाए तो कंपनी के डर से वो लोग सब गांव छोड़कर भागने लगे। मुनरो व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये दो समस्याएं थी दोस्तों राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई। अब हम प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको समझना है कि रैयत नील की खेती करने से क्यों कतरा रहे थे। तो इसका उत्तर होगा रैयतों का नील की खेती से कतराने का कारण। पहला कारण है किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था। अब जो भी किसान नील की खेती करते थे उन्हें आगे से कर्ज दिया जाता था कंपनी की ओर से, परंतु फसल कटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था। अब जब वो नील अपने खेतों में उगा लेते थे और जब फसल पककर तैयार हो जाती थी तो जब फसल कटती थी उसके बाद वो जो फसल बेचने जाते थे तो उनको कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे। अब जब कम पैसों में वो फसल खरीदेंगे तो जो उन किसानों ने ऋण लिया था वो ऋण भी नहीं चुका पाते थे और कभी न खत्म होने वाले कर्जे के चक्कर में फंस जाते थे। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों पर नील की खेती करें, लेकिन किसान को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत तथा समय की आवश्यकता होती थी, जिस कारण किसान अपने अन्य फसलों के लिए समय नहीं दे पाता था। अब जितने भी बागान मालिक थे वो बागान मालिक चाहते थे कि किसान जो है वो अपनी जो उपजाऊ खेत हैं उन उपजाऊ खेतों में नील की खेती करें, जिससे नील की पैदावार ज़्यादा हो। लेकिन किसानों को नील की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती थी और समय भी ज़्यादा चाहिए था।
जिस कारण से किसान जो दूसरी फसल बोता था उस फसल पर ध्यान नहीं दे पाता था, जिस वजह से भी रैयत जो होते थे वो नील की खेती करने से मना करने लगे थे। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे हम। प्रश्न 7वां है हमारा, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? तो इसका उत्तर होगा 1 मार्च 1800। पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। सबसे पहले मार्च महीने में 1859 में बंगाल के जितने भी रैयत थे उन सब रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। रैयतों ने निर्णय लिया कि न तो वे नील की खेती करने के लिए कर्ज लेंगे और न ही बगान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। उन रैयतों ने ये बैठकें कर ली और ग्रुप बना बना कर ये निर्णय ले लिया कि वे ना तो नील की खेती करेंगे, ना नील की खेती करने के लिए कंपनी से कर्जा लेंगे और ना ही जो बगान मालिक है उनके जो गुंडे हैं उन गुंडों से भी वो नहीं डरेंगे। कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिशों को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन माना। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग ने भी बगान मालिकों को जोर जबरदस्ती करने का दोषी माना और आयोग ने किसानों को सलाह दी कि वे वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें तथा आगे से वे चाहे तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। इस प्रकार बंगाल में नील का जो उत्पादन था वो धराशायी हो गया। इस विद्रोह की वजह से एक आयोग बनाया गया जिसको हम नील आयोग बोलते हैं, उसकी जांच करने के लिए। तो नील आयोग ने भी बगान मालिक जो थे उनको दोषी माना। उन्होंने कहा कि आप जोर जबरदस्ती करके इनसे काम करवा रहे हैं और उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वो चाहे तो आगे से नील की खेती करना बंद कर दे, लेकिन अभी जो उन्होंने अनुबंध कर रखा है वो अनुबंध वो पूरा करें। और इस प्रकार बंगाल में जो नील की खेती होती थी वो उसका उत्पादन बंद हो गया और नील का उत्पादन धराशायी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न 8वां क्या है, चंपारण आंदोलन उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए। हमें चंपारण आंदोलन और महात्मा गांधी की जो उस आंदोलन में भूमिकाएं थी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखना है। आप चाहे तो जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और देखिए मैं इसका उत्तर यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा, अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी चंपारण के नील उत्पादक किसानों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे। जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने चंपारण में जो नील उत्पादन करने वाले किसान थे उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को जाना। गांधी जी नील उत्पादक किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया। जब वो किसान विरोध कर रहे थे तो गांधी जी ने उन्हें अपना समर्थन दिया। गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया। गांधी जी जब भारत में आए तो उन्होंने अपना पहला ही आंदोलन किया था जिसको हम चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो कि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बागान मालिकों के विरुद्ध था। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। अब सरकार ने उस आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीति का इस्तेमाल किया और गांधी जी जो थे उस आंदोलन को शुरू किया था उन्होंने सत्याग्रह को, तो गांधी जी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक किसानों की जीत हुई तथा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। तो दोस्तों ये आपके इस अध्याय के जितने भी आपकी किताब के अंदर प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।